अनुच्छेद 50 भारत के संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को बांटा गया है, उनका पृथकीकरण है। और शक्ति पृथकीकरण भारत के संविधान का एक अनिवार्य अभिलक्षण भी है। हालांकि वह उस रूप में विद्यमान नहीं है जिस रूप में सामान्य या वास्तविक परिसंघों में देखा जाता है, लेकिन फिर भी जिस रूप में भी वह विद्यमान है, वह संविधान का एक अनिवार्य अभिलक्षण अवश्य कहा जाएगा। इसके पहले कि हम लोग इस अनुच्छेद के प्रावधानों और उससे संबंधित मुद्दों पर बात करें और उसके अलग अलग आयामों पर चर्चा करें, एक नज़र अपनी परंपरा के हिसाब से उस अनुच्छेद पर नज़र डालते हैं कि संविधान में वास्तविक अर्थों में सही रूप में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 50 यह कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। बहुत सामान्य सी भाषा है कि लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग होगी कार्यों में, ताकि एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं हो सके उनके कार्यों के बीच, और दोनों स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें। अब यहां पर बात यह आती है कि अगर हम शक्ति पृथकीकरण की बात करते हैं तो शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत के तौर पर क्या है और उसका उद्देश्य क्या है और भारत के संविधान में वह किस प्रकार रखा गया है, इस तरीके से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथकीकरण है और यह एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप से उनकी रक्षा करता है। शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत किसी भी परिसंघीय राज्य व्यवस्था का मौलिक और बुनियादी सिद्धांत है। यह हम जानते हैं। जैसे मान लिया अमेरिका है, तो अमेरिका का जो परिसंघ है वह शक्तियों के पृथकीकरण पर आधारित है। अब शक्तियों का पृथकीकरण किनके बीच होना चाहिए और किस रूप में होना चाहिए और भारत के संविधान में वह किस रूप में विद्यमान है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। एक, इसकी संकल्पना क्या है, और दूसरा, इसका महत्व क्या है या इसकी उपयोगिता कहां है। इन दो रूपों में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। संकल्पना में इसके दो स्वरूप हैं। एक है शक्तियों का विभाजन अथवा लंबवत पृथकीकरण। अंग्रेजी में इसको कहेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स और वर्टिकल सेपरेशन, और दूसरा है शक्तियों का वितरण अथवा क्षैतिज पृथकीकरण है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और
हॉरिजॉन्टल सेपरेशन। और उपयोगिता में भी अगर हम दो बातों पर ध्यान दें तो एक हो गया इसका संरचनात्मक आयाम है, राजनीतिक ढांचे के संरक्षण में सहायता, और दूसरा इसका कार्यात्मक आयाम है, अधिकारों के संरक्षण में सहायता। इस तरीके से हम शक्ति पृथक्कीकरण को समझ सकते हैं संकल्पना और उपयोगिता के हिसाब से। अब भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो शक्तियों का विभाजन है या लंबवत पृथक्कीकरण है, यह भारत में यह संघ और राज्य के बीच विधि निर्माण की शक्तियों का बंटवारा है, जिसके लिए हमने अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई है, और जिसकी प्रेरणा हमें मिलती है अनुच्छेद 246 से। लंबवत पृथक्कीकरण कहा जाएगा कि जब संघ और राज्य के बीच हमने विधि निर्माण के लिए विषयों को बांट दिया है और अलग अलग विषयों पर दोनों कानून बनाने की योग्यता या क्षमता रखते हैं, इसको कहा जाएगा लंबवत पृथक्कीकरण या शक्तियों का विभाजन। और इसमें हम अगर उदाहरण देना चाहें तो लिखेंगे अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची। यहां पर शक्तियां बांटी गई हैं लंबवत। अगर हम शक्तियों के पृथक्कीकरण की बात कर रहे हैं, क्षैतिज पृथक्कीकरण की, तो इसका अर्थ होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्कीकरण, और जिसका उद्देश्य है विधियों का प्रवर्तन और नीतियों का निष्पक्ष क्रियान्वयन। जब तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगी तो स्वाभाविक तौर पर जो विधि यहाँ बनी है उन विधियों का प्रवर्तन बेहतर होगा, और जितनी नीतियाँ राज्य बनाएगा उन नीतियों का निष्पक्ष रूप से क्रियान्वयन होगा। अब इसमें जो उदाहरण है, एक तो वही है जिसकी चर्चा अभी हम आज कर रहे हैं, अनुच्छेद 50 है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से पृथक किया गया है और स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो कहा जाएगा कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा है या शक्तियों का पृथक्कीकरण है। दूसरी तरफ विधायिका और न्यायपालिका के बीच अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 121 और 122 में शक्तियां अलग अलग की गई हैं। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा उल्लेख नहीं है शक्ति पृथक्कीकरण का, लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा कि वह अप्रत्यक्ष है। इसका अर्थ यह है कि एक तरफ यह लिखा गया इन दोनों अनुच्छेदों में कि संसद में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती संसद, जब तक कि उसको पद से हटाने वाला कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हो। तो सामान्य रूप से संसद न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह न्यायालय के लिए यह वर्जित है, न्यायालय के लिए कि वह संसद की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करे। तो अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियां बांटी गई हैं, और प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्कीकरण है। जब शक्तियां बढ़ जाती हैं, मान लिया संघ और राज्य के बीच अगर हमने शक्तियां बांटी हैं और दोनों अलग अलग विधि निर्माण कर रहे हैं, तो विधि के बनाने के क्रम में यदि कोई
टकराव या यदि कोई हितों का टकराव हो जाए या यदि विधि में संघर्ष हो जाए या राज्य और संघ के बीच कोई संघर्ष हो जाए तो न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष न्यायपालिका ही ऐसे संघर्ष का या ऐसे विवाद का समाधान कर सकती है। इस रूप में यह कहा जाएगा कि अगर शक्तियां पृथक हैं विधायिका और न्यायपालिका के बीच और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, तो जो संघ और राज्य से मिला हुआ हमारा राजनीतिक ढांचा है, राज्यों के संघ का, उसका संरक्षण करने के लिए न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से संघ राज्य विवादों का समाधान करती है। निष्पक्षता के साथ विवादों का समाधान, क्योंकि शक्तियों का पृथकीकरण ही न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाता है। ठीक उसी तरीके से यदि न्यायपालिका निष्पक्ष है तो राज्य और नागरिकों के बीच का अगर कोई संघर्ष है या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का कोई प्रश्न है तो न्यायपालिका की निष्पक्षता से अधिकारों के संरक्षण में सहायता मिलती है और यह निष्पक्षता शक्ति पृथकीकरण के कारण ही बनी हुई है। एक बहुत स्पष्ट बात कही है उच्चतम न्यायालय ने। एक मामला है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997, जिसमें न्यायालय ने यह कहा है कि हालांकि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में पूर्णतः सुरक्षित है। यह जो बात न्यायालय ने कही, यह निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ी बात है और इसी कारण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया है। इस तरह की व्याख्या करने के बाद यदि हम इस अनुच्छेद के अलग अलग आयामों पर बात करें तो सबसे पहले इसका जो संवैधानिक आयाम है वह, या संवैधानिक सिद्धांत है, वह निष्पक्षता है, फेयरनेस। अर्थात यह नैसर्गिक न्याय की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो शक्तियों के पृथकीकरण से हम निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करते हैं और वह नैसर्गिक न्याय के संरक्षण में सहायक होती है। दूसरा जो इसका राजनीतिक आयाम है वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो परिसंघ का एक अनिवार्य अभिलक्षण भी है। अर्थात राजनीतिक आयाम में इस अनुच्छेद के तहत परिसंघवाद की संकल्पना, फेडरलिज्म की संकल्पना अंतर्निहित है, ऐसा कह सकते हैं। तीसरा जो इसका प्रशासनिक आयाम है उसमें खास तौर से क्षैतिज और लंबवत पृथकीकरण से विधि प्रवर्तन में निष्पक्षता, दोनों तरह से जब हम पृथकीकरण करेंगे तो जाहिर है कि वह निष्पक्ष रहेगी और निष्पक्षता के साथ कार्य करेगी या विधि का प्रवर्तन करेगी। और अंत में सामाजिक आर्थिक आयाम अगर देखें इसका, जाहिर है ऐसा होने से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण होगा, यह इसका सामाजिक आर्थिक आयाम है। इस प्रकार से हम अनुच्छेद 50 की समझ विकसित कर सकते हैं।